हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये वो शब्द है, ये जो वर्ड है वो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर जब इस शब्द को यूज करते रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो सोशलाइजेशन है उसके अलग अलग एजेंट कौन से हैं, सोशलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, क्यों सोशलाइजेशन जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बहुत बार एक शब्द यूज करते हैं सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग एंड सोशलाइजेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशलाइजिंग एंड सोशलाइजेशन को एक ही शब्द कंसीडर करते हैं। और अगर हम लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को दोनों शब्दों के बीच में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं सोशलाइजेशन शब्द की बात करूंगा तो चाहे एमिली डर्कहाइम की बात की जाए या कार्ल मार्क्स की बात की जाए, क्लियर, इन सब ने जो है वो इनडायरेक्टली सोशलाइजेशन का जिक्र किया है। जहां पे उन्होंने कहा, स्पेशली अगर मैं एमिली डर्कहाइम की बात करूंगा, जहां पे उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है और वो किसी भी एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको बहुत या उसको काफी हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो सोशलाइजेशन भी कहीं ना कहीं उसी तरह का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सोशलाइजेशन का जिक्र करूं तो देखिए, मान लीजिए समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल है, वो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बाकी लोगों के साथ समाज के अंदर जो है वो बातचीत कर रहा है, चाहे वो उसके परिवार के लोग हैं, चाहे उसके दोस्त हैं, चाहे इवन स्ट्रेंजर्स भी हैं, उसके स्कूल के बच्चे हैं, उसके स्कूल के सहपाठी हैं, या उसके साथ साथ जहां पे वो काम कर रहा है वहां पे उसके कलीग हैं। तो कोई भी एक इंडिविजुअल डेली बेसिस के ऊपर जो वो मल्टीपल लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब भी इंसान इंटरेक्ट करेगा तो उस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं सोशलाइजिंग। बहुत बार कहा जाता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशलाइजिंग स्किल्स जो हैं उनके बहुत पुअर है, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, जिसके कारण बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे सीख नहीं पाते हैं। क्लियर। तो सोशलाइजिंग का मतलब क्या रहता है? सोशलाइजिंग का मतलब है जब भी एक इंडिविजुअल जो है वो समाज में अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा उसको हम लोग कहते हैं ये इंसान जो है वो सोशलाइजिंग कर रहा है। सोशलाइजेशन जो है वो सोशलाइजिंग का अगला कदम है। अगले कदम का मेरा मतलब क्या है कि जब ये इंडिविजुअल जो है वो एक इंसान के साथ बात करेगा तो इसके जो थॉट्स हैं, इसके जो ओपिनियंस हैं, इसके जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर भी इंपैक्ट डालेंगे। जहां पे चांसेस हैं कि ये जो इंडिविजुअल जो दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसकी जो वैल्यूज हैं, इसका जो बिलीफ सिस्टम है, इसके जो नॉर्म्स हैं, इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए। और देखिए, इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो चेंज रहता है वो बहुत ही ग्रेजुअल है, बहुत एकदम एब्रप्ट चेंज जो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि कभी कभी हमारी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो जाती है लेकिन हमें ऑब्जर्व ही नहीं होता। हमें लगता है हम तो वैसे ही है जैसे हम 5 साल पहले थे या 7 साल पहले थे। कभी एक ऐसा इंसान जो बहुत सालों के बाद हम लोगों को मिलता है, तब वो हमें बताता है कि यार तुम्हारे थॉट्स है, तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो तो बहुत चेंज हो गया, जैसे तुम 5 साल पहले थे वैसे अब बिल्कुल भी नहीं रहे हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शायद वो एक जो लड़का है, एक जो बच्चा है, वो एक गांव में रहा होगा, एक डिफरेंट परिवेश में डिफरेंट लोगों के साथ उसकी इंटरेक्शन रही होगी, फिर वो शहर में आ गया होगा, वहां पे उसको डिफरेंट तरह का एक्सपोजर मिला होगा, जहां पे उसका जो बिलीफ सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, जो उसके सोचने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का तरीका है, उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा होगा। क्लियर। तो दैट इज ऑल अबाउट सोशलाइजेशन। या ये सारी की सारी जो चीजें हैं किसके कारण है? सोशलाइजेशन के कारण है। तो सोशलाइजिंग होता है, सोशलाइजिंग का मतलब है जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो। सोशलाइजेशन का मतलब है जो आपकी इंटरेक्शन है उससे एक दूसरे का जो बिहेवियर है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उसके ऊपर इंपैक्ट किया जा रहा है। दैट इज सोशलाइजेशन। जैसे सोशलाइजेशन के अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, अलग अलग पहलू रहते हैं। जो पहला कदम होता है सोशलाइजेशन का, वो हम सब लोगों का परिवार होता है, हम सब लोगों की फैमिली होती है। जहां पे कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि कैसे बात करनी है, कौन सी भाषा में बात करनी है, कैसे आप लोगों ने खाना खाना है। जैसे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो हाथों से खाना खाती है, तो वहां पे बच्चे जो हैं वो हाथों से ही खाना खाएंगे। क्लियर। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो स्पून को यूज करेंगे खाना कंज्यूम करने के लिए, तो वहां पे बच्चे जो है वो स्पून को हमेशा ही यूज करते हैं। क्लियर। वहां पे जहाँ पे, या बहुत सारे ऐसे समाज है जहाँ पे बच्चों को जो है वो सिखाया जाता है कि जब भी कोई बड़ा आए तो आपने उसको विश करना है, कई जगहों पे पाँव छूना सिखाया जाता है। तो आसान भाषा में इंसान जो है या ह्यूमन जो है वो सोशलाइजेशन के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। सोशलाइजेशन के बिना वो कभी भी जिंदा भी नहीं रह सकता है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल जो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वहां से आपको सारे के सारी जो कहानी है वो समझ आ जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले अगर सोशलाइजेशन का कंसेप्ट होपफुली आप लोगों को एक शब्द में जो समझ आ ही चुका होगा, तो अगर सोशलाइजेशन को थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए तो एक मैं आप लोगों के साथ कहानी डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी लड़की थी 5-6 साल की, जिस लड़की का नाम था डेलिया।
अब देखिए डेनियल की कहानी क्या है, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टोरी है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या था कि एक परिवार रहा करता था, जो हस्बैंड है, वाइफ है, और उसके साथ जो उनका एक बच्चा है। उस घर में सबको लगता था कि तीन ही लोग रहते हैं, लेकिन उसी घर में एक लड़की भी रहा करती थी। ये वो लड़की थी जिसको एक बंद कमरे के अंदर जो उसके जो पेरेंट्स थे उनके द्वारा रखा गया था। उस लड़की को ना कभी किसी ने उस लड़की के साथ बात की, ना ही कभी किसी ने उस लड़की को सिखाया कि कैसे खाना खाना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे जो है वो आपने स्नान करना है, यानी कि जो भी हमारे जिंदगी की बेसिक जो पहचान है, बेसिक जो वैल्यूज हैं, बेसिक जो कुरिकुलम है, बेसिक जो एक्टिविटीज हैं, उस लड़की को किसी भी ने भी नहीं समझाई। तो जब कुछ सालों के बाद जो उस परिवार के नेबर्स थे, जिनको लगता था कि इस घर में तीन ही लोग रहते थे, उन्होंने खिड़की से एक लड़की को, एक छोटी सी लड़की को देखा। जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो उनको लगा कि ये पता नहीं कौन है, और उनको उसकी स्थिति को देख के ऐसा लगा कि इस लड़की को जो वो शायद स्पेशल हेल्प की आवश्यकता है। तो उन्होंने जो नेबरिंग अथॉरिटीज थी उनको इन्फॉर्म किया। उन अथॉरिटीज ने जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनको भी वहां पे भेजा, क्योंकि जब लड़की को अथॉरिटीज वालों ने देखा, यानी कि जो वहां पे पुलिस वगैरह थी, जब उस लड़की को उन्होंने देखा तो उस लड़की की जो हालात थे, उस लड़की की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस लड़की के जो शरीर है उसके ऊपर छोटे जो कीड़े वगैरह हैं वो लगे हुए थे। इसके साथ साथ उस लड़की का घर जो था, या जिस कमरे में वो रह रही थी, वहां पे वो बहुत ही अस्त व्यस्त रूम था। उस लड़की को ये नहीं पता था कि किस तरीके से जो है वो किस तरीके से जो है वो खाना कंज्यूम किया जाए। उस लड़की को नहीं पता था कि खाना को च्यू करना होता है, खाने को चबाना होता है, तब जाके वो खाना जो है वो उसको कंज्यूम कर सकती है, क्योंकि किसी ने भी कभी भी उस लड़की को ये नहीं सिखाया। तो ये सारे का सारा जो पूरा ये स्टोरी मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस की, तो जब उस लड़की को स्टडी करना शुरू किया तो देखा कि उस लड़की को चलना भी नहीं आ रहा है, या वो लड़की जो वो क्रॉल कर रही है। वो लड़की क्रॉल इसलिए कर रही है क्योंकि कभी भी उसने किसी को चलते हुए नहीं देखा, ना ही उसको उसके पेरेंट्स या उसके जो भी भाई बंधु थे उन्होंने कभी सिखाया कि कैसे चलना है। क्योंकि वो लड़की एक बंद कमरे में जब से पैदा हुई थी तब से उसी कमरे में रह रही थी, तो उसको खाने पीने की चीजें जो वो बस फेंक दी जाती थी, लेकिन उसको सिखाया नहीं जाता था कि इसको कैसे कंज्यूम किया जाए। तो जो लोग कहते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अच्छा, आपसे पूछते हैं कि यार आप ऐसा कैसे अच्छा कैसे गा लेते हो, तो लोग कहते हैं कि जी ये तो नेचुरल है। क्लियर? बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि अच्छा आप जो है वो इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेल लेते हो, या आप इतना अच्छा बॉल कैसे लेते हो, तो लोग कहते हैं कि नेचुरल है। देखिए, नेचुरल नाम की जो चीज है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, ये कभी भी मौजूद नहीं होती है। जो भी हम लोग सीखते हैं, अगर हम अच्छा गाना गा रहे हैं, अच्छा जो वो एक्ट कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर समाज या सोसाइटी के द्वारा ही डाला गया होता है। तो जो डेनियल की मैं पूरी की पूरी आप लोगों को स्टोरी समझा रहा हूं, तो डेनियल को इवन जो बेसिक एक्टिविटीज है किसी भी एक इंसान की, कि कैसे नहाना है, क्लियर, कैसे फ्रेश होना है, कैसे जो है वो खाना खाना है, क्योंकि अगर मैं अमेरिकन सोसाइटी की बात करूंगा तो वहां पे फोक कल्चर है, चम्मच वाला कल्चर है। तो वहां पे सारे के सारे लोग जो है वो फोक या स्पून से ही जो है वो खाना कंज्यूम करते हैं। तो इसको वो चीज भी नहीं पता थी। इसको ये नहीं पता था कि खाना जब मुंह में डाला जाएगा तो उसको च्यू किया जाएगा, उसको चबाया जाएगा। क्लियर? इसको वो भी चीज नहीं पता थी। तो इसको कोई भी जो बेसिक एक्टिविटी कोई भी एक ह्यूमन जो वो परफॉर्म करता है और उसको लगता है कि यार ये तो सारे ही करते हैं तो सभी को पता होना चाहिए, ये लड़की जो है वो उनसे भी वंचित थी। तो इस पूरे का पूरा जो प्रोसेस था, इसका जब रीजन ढूंढा गया, कि कारण ढूंढा गया कि अच्छा यार ऐसा क्यों है, कि क्यों है कि ये लड़की जो वो क्रॉल कर रही है, क्यों लड़की को खाना खाने नहीं आ रहा है, क्यों ये लड़की बोल भी नहीं पा रही है। क्योंकि 4-5 साल का बच्चा तो बोल लेगा, ये लड़की बोल भी नहीं पा रही है। इस लड़की को जब जो है वो कोई पिंच किया जा रहा है या कोई चीज जो है वो उसको चुभाई जा रही है, तो उसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है। वो ना रो रही है ना वो हंस रही है। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन आइडेंटिफाई किया गया। इसका रीजन ये ढूंढा गया कि शायद ये लड़की ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि इसको नहीं पता है कि किसी एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया जाए। क्योंकि इस लड़की को कभी भी सोसाइटी का एक्सपोजर नहीं मिला, तो कभी भी समाज या सोसाइटी इसको नहीं बता पाया कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे भाषा बोलनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे जो अपनी डेली बाकी रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करना है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि ड्यू टू लैक ऑफ सोशलाइजेशन, ये लड़की जो है वो कुछ भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है जैसे बाकी ह्यूमन स्पीसीज करती है। तो यहां से जो सोशलाइजेशन का कंसेप्ट है उसको और ज्यादा तवज्जो मिली, और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, और जो समाज का इंपैक्ट है किसी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर उसको एसेस करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट ने मल्टीपल थ्योरीज जो है उनको बिल्ड करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो आप लोग एक चीज को समझिए कि जैसे मान लो
अब ये टीवी ये है जैसे स्मार्ट बोर्ड है, क्लियर। अब इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, या इसके ऊपर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने खुद सीखा है, लेकिन मैंने शायद सीखा इसलिए क्योंकि कोई और कर रहा था, किसी और ने मेरे को सिखाया, या मैंने किसी को देख के सीखा, क्लियर। तो बहुत सारे लोग जो है, या मान लो बुक से सीखा, इंटरनेट से सीखा, जहां मर्जी से सीखा, लेकिन जब भी कोई भी एक इंसान कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी जो है वो किसी और से प्रेरित होती है, किसी और से प्रभावित होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक और एग्जाम्पल तो नहीं है, एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि देखिए नॉर्मली बात क्या रहती है कि ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जिसका बच्चा जो है वो अपने आप सरवाइव नहीं कर सकता है। ह्यूमन का जो बच्चा है वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकता भाई। गाय है ना, ये भेड़े हैं, बकरियां हैं, इनकी अगर मदर नहीं भी होगी या कोई भी इनको देखभाल नहीं करने वाला होगा, तो अपने आप कैसे ना कैसे करके जो वो सर्वाइवल कर लेंगे। लेकिन जो इंसान का बच्चा है वो अपना सर्वाइवल नहीं कर पाता है, क्लियर। उसको जैसे वो पैदा हुआ तभी उसको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसको खाना खिला सके, क्योंकि वो अपना खाना जो है वो अपने आप कहीं से भी पिक नहीं कर सकता है, कहीं से भी उठा नहीं सकता है। नहीं तो अगर आप देखोगे गाय का बछड़ा पैदा होते चलना शुरू कर देता है, क्लियर। तो जो ह्यूमन है, इसके बच्चे को या ह्यूमन को जैसे उसकी लाइफ की शुरुआत होती है तो उसको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती है। इंसान का बच्चा जो है वो अपने आप नहीं चल सकता है, उसको चलवाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। अपने आप वो कभी नहीं बोल सकता है, उसको बुलवाना पड़ेगा या वो किसी को देखेगा तभी वो बोलेगा। जैसे आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि कुछ ऐसे दो तीन इंडिविजुअल्स ऐसे भी थे जो जंगलों में ही रहे, अकेले रहे, थोड़ा सा बड़ी एज के बाद जो वहां पे चले गए, लेकिन क्योंकि वहां पे उनको कोई सिखाने वाला नहीं था, किसी भी तरह की लैंग्वेज वहां पे नहीं थी, तो वो कभी भी इंसान की भाषा नहीं बोल पाते थे। लेकिन क्योंकि वो जंगलों में रह रहे थे तो वहां पे अलग अलग एनिमल्स रहा करते थे, तो वो उन एनिमल्स की जो आवाज थी, उन एनिमल्स की जो भाषा जिसको वो अंडरस्टैंड कर लेते थे, एनिमल्स की आवाज निकाल लेते थे। लेकिन उनको ह्यूमन की आवाज निकालने नहीं आती थी, क्योंकि उनका जो सोशलाइजेशन था या अलग ह्यूमन के साथ जो इंटरेक्शन था वो बिल्कुल जीरो था। तो यही कारण है कि जो सोशलाइजेशन है वो किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर ऐसा मैं कहूं कि सोशलाइजेशन के बिना कभी भी जो समाज या सोसाइटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो शायद ये स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं होगी। और अगर मैं ऐसा कहूं कि जो सोशलाइजेशन है उसके बिना कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा या ग्रो नहीं कर पाएगा, तो शायद ये लाइन भी गलत नहीं होगी। जैसे अब आप खुद सोचो, अगर कोई भी एक इंसान जो वो बेसिक एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, बेसिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि अगर वो खुद नहा नहीं पा रहा है, खुद खाना नहीं खा पा रहा है, खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, भाषा नहीं सीख पा रहा है, क्लियर लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल होगी, और वो शायद चीजों को जो है वो उतने बेटर तरीके से अचीव नहीं कर पाएगा जितना शायद वो इंडिविजुअल कर सकता है जो जिसके पास इन सारी की सारी चीजों की एक्सेस हो, या जिसके पास इन सारी की सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो। क्लियर, यहां तक कहानी सबको समझ आ रहा है। अब देखिए, सोसाइटी को अगर एग्जिस्ट करना है, ये सोसाइटी को अगर सस्टेन करना है, तो सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा? जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं, जो सोसाइटी की बिलीव्स हैं, जो सोसाइटी का कल्चर है, उसको सोसाइटी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सोसाइटी अपने कल्चर को आगे कैसे बढ़ाएगी? जब एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसमिट करेगा, दूसरे इंडिविजुअल को वो कल्चर सिखाएगा, दूसरे इंडिविजुअल को वैल्यू सिस्टम जो वो ट्रांसफर करेगा, तभी सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। अगर मान लीजिए जिस दिन इस इंडिविजुअल ने वो सिस्टम जो वो आगे ट्रांसफॉर्म नहीं किया या आगे ट्रांसफर नहीं किया, तो सोसाइटी या समाज जो बना ही कल्चर के ऊपर या ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए भी सोशलाइजेशन जो है इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा इंडिविजुअल की, तो देखिए अगर इंडिविजुअल बेसिक एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पाएगा, उसको नहीं पता होगा बीमारी में क्या करना है, उसको नहीं पता वॉर में क्या करना है, उसको नहीं पता कैसे दूसरे से इंटरेक्ट करना है, उसको नहीं पता अपने इमोशंस कैसे व्यक्त करने हैं, तो फिर वो इंडिविजुअल या इंसान और जो जानवर है उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इंसान भी फिर वही करेगा जो जानवर कर रहा है, यानी कि जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इवोल्यूशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समाज या सोसाइटी इंडिविजुअल्स के अंदर आज देखते हैं, वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या कहानी है कि सोशलाइजेशन के बिना ना सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि सोसाइटी का मतलब है जहां पे इंटरेक्शन है, कॉमन कल्चर है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड बिलीव्स हैं, वो तभी तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जब तक वो शिफ्टिंग हो रही है। क्लियर? तो जिस सोसाइटी ने कल्चर को शिफ्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना बंद कर दिया, वो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ समाज या सोसाइटी जिसने इंसान को बताया कि कैसे जीवित रहना है, कैसे जीना है, कैसे घर बनाने हैं, कैसे बात करनी है, कैसे पैसा कमाना है, अगर ये सारी चीजें समाज जो है वो इंडिविजुअल को बताना बंद कर देगा, तो इंडिविजुअल की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में रहेगी। इंडिविजुअल जब हम लोगों को बहुत ज्यादा समय तक जो है वो एग्जिस्ट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? कहानी समझ आ रही है सब लोगों को? आपको डन?
तो ये जो है वो सोशलाइजेशन का एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए ये पढ़ लीजिए एक बार। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन जो है वो क्या है? इट इज ए कल्चरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप लाइफ। क्लियर? सोशलाइजेशन जो है इट इज नॉट ए सेम लाइक सोशलाइजिंग। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया कि सोशलाइजिंग का मतलब होता है दैट इज इंटरेक्शन विद द अदर। सोशलाइजेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, शिफ्टिंग है ऑफ बिलीफ, बिहेवियर, नॉर्म्स, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो हम लोगों को शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? जब हम लोग सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो सोशलाइजेशन जो है वो उसमें दो तरह के एजेंट होते हैं, यानी कि दो ऐसे कारक होते हैं, दो ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हम लोगों को जो वो सोशलाइजेशन देखने को मिलती है। जिनमें सबसे पहले सोशल ग्रुप्स होते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोशल ग्रुप का मतलब है जैसे फैमिली है ना, प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है। क्लियर? जो स्पेसिफिकली फैमिली जो है वो सबसे बड़ा सोशल ग्रुप हमें देखने को मिलता है। हमारा जो पीयर टू पीयर है वो हम लोगों को एक बहुत बड़ा सोशल ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सोशल ग्रुप्स एजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो हैं, एक आपका है फैमिली, दूसरा आपका है पीयर ग्रुप। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फैमिली की। अब आप लोग ऑब्जर्व करिए, देखिए बहुत बार समाज में किसी भी एक इंसान को इस चीज से भी जज किया जाता है कि वो किस परिवार से है। वो इसलिए जज किया जाता है क्योंकि समाज ऐसा मानता है कि कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल है, उसके अंदर उसके परिवार की वैल्यूज जो है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो जरूर ट्रांसमिट हुआ होगा। हालांकि हम बहुत बार ऐसा भी देखते हैं कि फैमिली अच्छी खासी होती है, यानी कि अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे वैल्यू सिस्टम वाले लोग होते हैं, लेकिन आगे जो बच्चे हैं वो उतने अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि एक इंसान का जो बिहेवियर है उसके ऊपर फैमिली के साथ साथ जो उसका पीयर ग्रुप है या बाकी और फैक्टर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, स्कूल्स हैं, या आजकल मास मीडिया वगैरह जो है वो चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, उसका भी इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन कोई भी एक बच्चा, कोई भी एक इंसान जब पैदा होता है तो पहला जो सोशलाइजेशन का स्टेप है वो उसका कहां से शुरू होता है? वो फैमिली से शुरू होता है। क्लियर? तो फैमिली जो है वो जैसी होगी, जो फैमिली की वैल्यूज या नॉर्म्स होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो वो परिवार हम लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो बिलीफ सिस्टम है, जो बच्चे का सोचने का तरीका है, वो हम लोगों को वैसा ही देखने को मिलेगा। बहुत बार हम लोग बोलते हैं मदर टंग। तो मदर टंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेन इंटरेक्शन होती है बच्चे की वो अपनी माँ के साथ ही होती है। क्लियर? तो हमेशा जो उसकी माँ या उसके आसपास के लोग जो है जिस भाषा में बात कर रहे होंगे तो बच्चा जो है उस भाषा को अपने आप सीख लेगा। तो ये क्या एग्जाम्पल है? आपका सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है। अगर मैं आज से 50-60 साल पहले, 50-60 क्या, अगर मैं आज से 20-15 साल पहले, जब आप लोग भी छोटे होंगे, आप और बहुत ही छोटे होंगे, तो अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूं, क्लियर, या मान लीजिए 30 साल की पहले की बात करूं जब मैं भी छोटा था, तो उस टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे क्या था कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की पिटाई भी कर देते थे, अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चे की पिटाई कर देते थे तो वो गलत नहीं था। पेरेंट को लगता था कि यार मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस पेरेंट का जो वैल्यू सिस्टम था वो वही था, यानी कि जो उसकी परवरिश, उसको भी पिटाई पड़ी थी तो उसको लगता था यार कि मैं भी पिटाई कर दूंगा, और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि उसका जो बच्चा है वो सही रहे, उसका बच्चा जो वो गलत ना करे। तो वहां पे बच्चे को गलत काम से रोकने के लिए जो प्रेशर था या पिटाई थी, क्लियर, वो जस्टिफाइड मानी जाती थी। क्लियर? आज की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि जो फैमिली है वो कैसे सोशलाइजेशन को चेंज करती है, तो किसी जमाने में फैमिली में मारना बहुत नॉर्मल चीज होती थी। किसी जमाने में फैमिली में फादर का स्ट्रिक्ट होना बहुत नॉर्मल होता था, सभी के बाप खड़ूस होते थे। क्लियर? लेकिन आजकल की आप बात करोगे तो आजकल क्योंकि मॉडर्न थॉट्स आए हैं, चाहे उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है वो मल्टीपल है। अब धीरे धीरे हम सारे फैक्टर्स को जो है वो कवर करेंगे, वहां पे थोड़ा असेस भी करेंगे कि आजकल के टाइम पे कौन सा फैक्टर जो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है सोशलाइजेशन को। लेकिन ध्यान रखिए, किसी जमाने में चीज सही होती थी जो मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन आजकल क्या है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो फैमिली है उसमें जो मदर और फादर है, क्योंकि दोनों अर्निंग है, दोनों जो वो काम कर रहे हैं, तो दोनों का स्टेटस जो वो इक्वल आ चुका है, दोनों बच्चों के ऊपर जो वो इक्वल ध्यान दे रहे हैं। अब वहां पे सबका बच्चा एक ही है या कुछ लोगों के दो भी हैं, मैक्सिमम लोग एक ही बच्चे के साथ चल रहे हैं, तो वो बच्चे को डेमोक्रेटिक तरीके से जो वो पालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आजकल मार कुटाई जो है वो बहुत कम हो चुकी है। आजकल पेरेंट्स वगैरह जो बच्चों को नहीं उनकी पिटाई करते। क्लियर? तो जब आज का देखिए, आज से 50 साल पहले का जो परिवार था, वहां पे बच्चे के लिए अगर मान लो सामने से कोई पिटाई कर रहा है तो उस बच्चे के लिए वो बहुत नॉर्मल है। क्लियर? आगे वो भी अपने बच्चे की पिटाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसने यही सीखा, उसको ऐसा लगता है कि जब भी कोई गलत करेगा तो पिटाई एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप किसी की गलती को ठीक कर सकते हो। लेकिन आजकल जो बच्चे जो है वो बड़े हो रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स है वो बच्चों को बिल्कुल प्यार से रखते हैं, उनको सब पूरी बात बताते हैं,
हर डिसीजन मेकिंग में जब वो थोड़े उनकी एज हो जाती है तो हर डिसीजन मेकिंग में जब उनकी पार्टिसिपेशन करते हैं तो आजकल ये चीजें नॉर्मल है। तो जब आज का बच्चा आगे किसी को कुछ सिखाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो भी क्या सिखाएगा, वो भी यही सिखाएगा कि किस तरीके से जो भी डिसीजन लेना है परिवार के अंदर उसमें सब लोगों को इन्वॉल्व करने की जो है वो क्या है, इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, इन्वॉल्व करने की जरूरत है। समझ आई खाने की नहीं है, ठीक है। जैसे फैमिली में एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए यहाँ पे सोशियोलॉजी में कैटेगराइजेशन बहुत होती है कि जैसे मान लो एक कोई पुअर फैमिली है, एक कोई वेल्दी फैमिली है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पुअर फैमिली है वहां पे जो पेरेंट और बच्चे का जो रिलेशन होता है, स्पेसिफिकली फादर और बच्चे का जो रिलेशन होगा वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। डोमिनेटिंग का मतलब क्या है कि जहां पे फादर जो वो हमेशा बच्चे को डरा के रखता है। लेकिन जो थोड़ी वेल्दी फैमिलीज हैं, ठीक है, वेल्दी फैमिलीज हैं, वहां पे बच्चे को जो वो ज्यादा डरा धमका के नहीं रखा जाता है। इसका रीजन भी सोशियोलॉजिस्ट जो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि देखिए जो वेल्दी इंडिविजुअल है वो इसलिए उसके पास पैसा है, या तो वो बिजनेस कर रहा होगा या तो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होगा के लिए जहां पे उसको बहुत ज्यादा पैसा आ रहा होगा। तो आसान भाषा में जितने भी वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो नॉर्मली क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं। और क्रिएटिव काम का मतलब क्या होता है कि क्रिएटिव काम में आप हर एक इंसान को अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि क्रिएटिव तो कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आर्टिस्ट हूं तो ऐसा नहीं है ना कि मेरे को 10 साल आर्ट आर्ट चित्रकार चित्र बनाते हुए हो गए या पिक्चर्स बनाते हुए हो गए तो मैं ही बेस्ट हूं। हो सकता है कल को कोई नया लड़का आए नए थॉट्स के साथ आए और वो मेरे से भी बेटर बना दे, और ऐसा नॉर्मली रहता है। तो आर्ट है जैसे फॉर एग्जांपल, क्लियर, तो वहां पे या जैसे हमारी ही लाइन है जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग लाइन है, तो यहाँ पे हर एक इंसान जो है चाहे कोई मालिक है या कोई बॉस है या कोई टीचर है, सब लोग सेम है, क्योंकि सारे ही लोग जो है वो अल्टीमेटली क्रिएटिव काम कर रहे हैं, दैट इज वो पढ़ा रहे हैं, क्लियर। और हर एक का अपना अपना स्पेस है, तो हर एक को ऐसा लगता है कि यार क्रिएटिविटी दूसरे की तभी निखर के सामने आएगी जब मैं उससे बिल्कुल खुल के बात करूंगा, मैं अपने आइडियाज उसके साथ एक्सचेंज करूंगा, वो अपने आइडियाज मेरे साथ एक्सचेंज करेगा, क्लियर। तो क्योंकि वेल्दी इंडिविजुअल जो है वो क्रिएटिव होगा, यही कारण है जब उसके बच्चों की बात आएगी तो वो अपने बच्चों के साथ भी क्रिएटिव होगा। यानी कि वो बच्चों को भी पूरा बात करेगा, बच्चों को समझाएगा, बच्चे गलती करेगी तो उनको बताएगा कि अच्छा जी ये गलती आपने इसलिए की है, या आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, अगर आप ऐसा करोगे तो वैसा होगा। मतलब प्रॉपरली एक थॉट प्रोसेस के साथ जो है उनके साथ डिस्कशन करेगा। और उनके जो बच्चे हैं वो भी आगे जो है वो क्रिएटिव काम ही हम लोगों को करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि वेल्थ जनरेशन के ऊपर जब उनका ध्यान रखा, पढ़ाई लिखाई में जो है वो हमें कंपैरेटिवली अच्छे देखने को मिलेंगे, क्लियर। देखिए सोसाइटी में बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। जनरलाइजेशन जो है वो हम लोग समाज या सोशियोलॉजी को जब भी पढ़ते हैं तब हम लोग जनरलाइजेशन जो है वो आइडियाज की करते हैं, क्लियर। इसके साथ साथ जो पुअर है, अब जैसे जो गरीब है वो क्या कर रहा है कि दिहाड़ी लगा रहा है जी, तो ठीक है, एक सेट हो गया पैटर्न कि सुबह जाना है, ऐसा ये काम करना है, शाम को वापस आना है, सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, सुबह जाना है, शाम को वापस आना है। यानी कि किसी तरह का कोई क्रिएटिव वर्क नहीं है, क्लियर। एक बहुत ही रिजिड वर्क है और कुछ टाइम के बाद वो उससे सेट हो जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि जब नॉन क्रिएटिविटी है, उसको लगता है कि एक काम है जो बहुत मोनोटोनस है और वो रोज सेम ही काम कर रहा है, तो उसका जो माइंड सेट है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो रिजिड हो जाएगा। तो बच्चों के लिए भी उसका जो माइंड है वो क्या रहेगा, रिजिड ही रहेगा। वो कभी भी उनके साथ जो है वो क्रिएटिव बात नहीं करेगा, कभी भी उनके साथ जो वो डेमोक्रेटिक बात नहीं करेगा, कभी भी उनके साथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इनको इन्वॉल्व नहीं करेगा, और हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में जो है वो पेरेंट इन केस ऑफ जो पूरे फैमिली है वो हम लोगों को बच्चों के साथ देखने को मिलता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार सर्वाइवल करना है तो आपको सुनना पड़ेगा, और उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वही बच्चों को सुना देगा तो बाद में कोई और बच्चों को जब सुनाएगा, क्योंकि उसका बाप भी सुन के आ रहा है, तो जब बाद में कोई बच्चों को सुनाएगा तो बच्चों को जो है वो बुरा नहीं लगेगा, क्लियर। तो फैमिली जो है वो इस तरीके से सोशलाइजेशन में मदद करती है कि जहां पे वेल्दी फैमिली है ना, या जो पुअर फैमिली है, रिलीजियस फैमिली, नॉन रिलीजियस फैमिली, उनके बच्चों के बिहेवियर में हम लोगों को चेंजेस होते हुए देखने को मिलते हैं, क्लियर। सिमिलरली जो दूसरा एस्पेक्ट है सोशल ग्रुप का, जो बच्चों को जो है वो सबसे ज्यादा फर्क डालता है, वो बेसिकली है जो उनकी फैमिली के बाहर का उनका पीयर ग्रुप है। पीयर ग्रुप का मतलब है कि जो उनके सेम एज के बच्चे हैं। अब आप एक चीज समझो, यहां पे एक परिवार से एक बच्चा आया, दूसरे परिवार से दूसरा बच्चा आया, तीसरे से तीसरा आया, चौथे से चौथा आया, ये सारे के सारे लोग जब एक ही सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं और चारों बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे की फैमिली का जो वैल्यू सिस्टम होगा वो तो इनके साथ आ जाएगा, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे की जो फैमिली का वैल्यू सिस्टम है वो भी इन सब में हम लोगों को चैनलाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो तभी कहते हैं कि जो बोलते हैं ना कि पीयर ग्रुप जो है, ये साथ के जो दोस्त है वो अच्छे होने चाहिए। वो साथ के दोस्त इसलिए अच्छे होने चाहिए क्योंकि साथ के दोस्त अच्छे नहीं है। मान लो किसी एक ने अपने परिवार से सीख लिया कि जी दारू पीना सही बात है, या लिकर या जो सिगरेट पीना है वो सही बात है, क्लियर। तो हो सकता है कि ये अपने जो पीयर ग्रुप प्रेशर है उसके चक्कर में दूसरा इंसान जो बेचारा कभी सिगरेट नहीं पीता है ना, उसका माँ बाप पीते हैं या
ना उसने कभी देखा हुआ है, वो भी उससे इन्फ्लुएंस होकर जो है वो स्मोकिंग करना शुरू करते हैं। तो मेन क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि फैमिली जो है वही सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करे, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन जो है उसमें पहला जो कदम आता है वो किसके द्वारा उठाया जाता है, वो फैमिली के द्वारा उठाया जाता है। फैमिली ही बताती है कि कैसे खाना खाना है, फैमिली ही बताती है कि कैसे चलना है, फैमिली से ही भाषा सीखी जाती है, फैमिली से ही बिहेवियर सीखा जाता है, फैमिली से ये सीखा जाता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है स्टार्टिंग में, शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो जो पीयर ग्रुप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उस बच्चे के लिए डालता है। अब मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी तो बड़े भी बिगड़ जाते हैं, कभी कभी तो इंसान 30-35 साल में भी बिगड़ते हुए देखे गए। तो यार कि जी अच्छे दोस्त नहीं थे, अच्छी कंपनी नहीं थी, उनके साथ जो वो गलत काम करने शुरू कर दिया और फिर वो जीवन भर जो वो गलत हो गया। लेकिन अगेन सोशलाइजेशन जो है उसके हर तरह के उल्टा भी हो सकता है ना, कि अच्छे लोगों के साथ रह के बुरे जो गलत काम करने वाले इंसान है वो भी सुधर सकते हैं। तो सोशलाइजेशन जो है उसके दोनों इंपैक्ट जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो सोशलाइजेशन के ऊपर जो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है ये जो ज्यादा रोल अदा करता है वो क्या रहते हैं, सोशल ग्रुप्स रहते हैं। एक है फैमिली और दूसरा है पीयर ग्रुप। अब दूसरी अगर हम बात करेंगे वो है जो सोशलाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं वो है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस होपफुली अभी तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, हमने इंस्टीट्यूशन का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर लिया है। तो जैसे स्कूल्स की मैं बात करूं, वर्क प्लेस की बात करूं, रिलीजन की बात करूं, मास मीडिया की बात करूं, तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोई भी एक इंडिविजुअल जो है उसके बिहेवियर के ऊपर हम लोगों को इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिलते हैं। क्लियर? जैसे अगर मैं स्कूल की बात करता हूं तो देखिए जब भी कोई बच्चा स्कूल में जाएगा तो अब देखिए स्कूल में दो तरह से इंटरेक्शन होती है। कैसे? एक स्कूल में फॉर्मल इंटरेक्शन होती है, एक स्कूल में इनफॉर्मल इंटरेक्शन होती है। फॉर्मल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि मैं स्कूल में इस ड्रेस में जाऊंगा, स्कूल में जो लेक्चर है वो 9 बजे शुरू होगा, 5 बजे तक जो या 3 बजे तक जो वो लेक्चर खत्म हो जाएंगे। जो मेरे को पढ़ाया जाएगा अगले दिन टीचर मेरे से सुनेगा, मेरे को होमवर्क देगा, 6 महीने में 1 साल में मेरा टेस्ट होगा। दैट इज द फॉर्मल करिकुलम ऑफ द स्कूल। तो फॉर्मल में क्या रहता है कि जो स्कूल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है कि किसी एक इंसान या किसी एक बच्चे के अंदर डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, सब बच्चों में इक्वालिटी। देखिए जो ड्रेस का कंसेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि ड्रेस में जो है वो ये नहीं पता लगता है कि कौन कितना अमीर है कितना गरीब है, कौन किस परिवार से है। ड्रेस जो है वो हम सब लोगों को एक होमोजीनियस ग्रुप बना देती है। यही कारण है स्कूल जो है उनमें जो ड्रेस वगैरह जो वो होनी चाहिए, क्योंकि वहां से बच्चे में भेदभाव नहीं होता। नहीं तो कोई बच्चा बेचारा अच्छे कपड़े डाल के आएगा, कोई नहीं आएगा, तो स्कूल में जो वो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो स्कूल जो है वो इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनैलिटी, उसका जो बिहेवियर, उसका वैल्यू सिस्टम है उसको इंपैक्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ स्कूल के अंदर इनफॉर्मल ग्रुप भी बनते हैं कि जब लेक्चर खत्म हो जाते हैं, ये लेक्चरों के बीच में या जो रिसेस वाला पीरियड होता है, तो वहां पे बच्चे जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एक सिचुएशन थी कि जहां पे पीयर ग्रुप बन रहा था, तो वही पीयर ग्रुप एक्सपैंड होता हुआ हम लोगों को कहां पे देखने को मिलता है, स्कूल में देखने को मिलता है। और अगर कोई भी इंसान, जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो मिलिट्री वगैरह के बच्चे होते हैं, ये हर साल हर 2-2 साल के बाद जो वो स्कूल चेंज करते हैं। तो जब वो हर 2-2 साल के बाद चेंज करेंगे स्कूल, तो ऑब्वियस बात है उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो वैल्यू सिस्टम है, वो अलग अलग जगहों के ऊपर जाके अलग अलग स्कूल्स में भी हम लोगों को चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? तो स्कूल फॉर्मली एंड इनफॉर्मली जो है वो किसी भी एक इंसान का जो सोशलाइजेशन है उसको इंपैक्ट करते हैं, उसके वैल्यूज, उसके नॉर्म्स, उसके सोचने का तरीका, उसका बिहेव करने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसके ऊपर कैसे न कैसे इंपैक्ट डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक मिलिट्री वाले का बच्चा है, 2 साल वो पंजाब में रहा, तो वो पंजाबी बोलेगा नहीं प्रॉपरली, लेकिन पंजाबी सीख लेगा। अगर वो उड़ीसा में रहा तो वहां पे उड़िया भी सीख लेगा, तमिल में रहा, तमिलनाडु में रहा तो वहां पे तमिल भी सीख लेगा। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है। तो मेन है क्योंकि वो सोशलाइजेशन के कारण उस तरह का भाषा, उस तरह की लैंग्वेज जो है उसको सीख रहा है और उसको वो बोल भी पाएगा और उसके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएगा। क्लियर? तो पहला तो स्कूल आ गया, दूसरा आ गया वर्क प्लेस। वर्क प्लेस जो वो कैसे सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, वर्क प्लेस भी स्कूल की तरह ही है, बस स्कूल में जो है वो थोड़ा डिसिप्लिन क्रिएट करके बच्चे को नर्चर किया जाता है ताकि वो वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो पहुंच सके। क्लियर? फिर जो वर्क प्लेस है वहां पे भी हम लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शन जो है वो देखने को मिलती है, जिसके जरिए हर एक इंसान, क्योंकि देखिए स्कूल्स में क्या अलग अलग आइडियाज वाले, अलग अलग थॉट्स वाले लोग आते हैं। वर्क प्लेस में नॉर्मली क्या रहता है, क्योंकि अब एक स्पेसिफिक कंपनी जो है
वो एक ही तरह का काम कर रही है, तो वहां पे एक ही तरह के सोचने वाले लोग या शायद एक ही तरह के वैल्यूज वाले लोग जो उनके आने की संभावनाएं या पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी, या चांसेस है कि एक तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वहां के लोग हम लोगों को कॉमन वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो ज्यादा देखने को मिले। लेकिन ये भी रहता है कि कभी कभी जब एक वर्क प्लेस के ऊपर इंसान पहुंचता है तो अलग अलग तरह के, कोई ब्रिटेन से आ रहा है, कोई यूके के या सॉरी कोई ब्रिटेन से आ रहा है, कोई यूएस से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और हम वहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग जब वो मिल रहे हैं तो उसके कारण भी हम लोग देखते हैं कि वर्क प्लेस जो है वो भी इंडिविजुअल की जो सोशलाइजेशन है, इंडिविजुअल का जो सोचने का तरीका है, उसका जो वैल्यू सिस्टम है, उसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर इम्पोज करती है। क्लियर। उसके साथ साथ रिलीजन की अगर हम बात करें तो देखिए जी, जो सबसे पहले जो बेसिक वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से ही शुरू होती है। कि क्या स्पेसिफिकली अगर मैं मोरालिटी की बात करूँ कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या चीज समाज के लिए अच्छी है, क्या चीज समाज के लिए अच्छी नहीं है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम लोगों को धर्म या रिलीजन से ही ओरिजिनेट होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर। और आजकल की अगर मैं बात करूंगा तो आजकल जो मास मीडिया है वो बहुत ही, या जो आपका मास मीडिया में सोशल मीडिया है स्पेसिफिकली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी चीजें पिक करते हैं, कि मान लो माँ बाप को डायनासोर के अलग अलग टाइप्स नहीं पता है, लेकिन बच्चा जो है वो टीवी देखेगा और उसको सब पता होगा। क्लियर। इवन उसकी मैडम को भी नहीं पता होगी जो उसके स्कूल में रह रही है। बच्चा जो है वो टीवी देख के ही, मूवी से ही एक डिफरेंट तरह का बिहेवियर जो वो इम्बाइब कर लेता है, बड़ा भी कर लेता है। जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत वायलेंट होते हैं, तो वायलेंट होने का कारण देखते हैं ना माँ है ना बाप है ना दादा दादी ना पीयर ग्रुप में कोई वायलेंट है, लेकिन वो बच्चा जो वो टीवी से उसने जो उस वायलेंस को सीखा हुआ है। क्लियर। कभी कभी बड़े भी इस तरह की चीजें जो है वो सीख लेते हैं। ये हम लोग बहुत बार देखते हैं कि देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हिस्से हैं, कि वायलेंस जो है वो भी सोशलाइजेशन के अंदर, एक इंसान के अंदर जो वो मास मीडिया के थ्रू या जो हमारा विजुअल मीडिया है उसके जरिए जो इंसान के अंदर इंक्लूड हो जाती है। बट उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जो पॉजिटिव चीजें ये भी हैं कि कभी कभी अगर कुछ अच्छा है ना, एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन चला है जो इक्वालिटी की बात करता है, जो अनटचेबिलिटी को बैन करने की बात करता है, बंद करने की बात करता है, धर्म के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा हम लोग देखते हैं उसको खत्म करने की बात करता है, तो उसका इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और कभी कभी जो मूवीज है वो मीडियम ऑफ चेंज के रूप में भी हम लोगों को देखने को मिलती है। ये आजकल ये जो सोशल मीडिया चल रहा है इसमें जो इन्फ्लुएंसर वगैरह है, इनका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, थोड़ा कमर्शियलाइजेशन या मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा लोगों को पुश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इनका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है कि ये सोशल अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल स्टिग्मास हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल इविल्स हो सकते हैं जिनके जरिए ये प्रमोट कर रहे हैं, जिनके जरिए जो वो लोगों को बता रहे हैं कि आपने ये चीज गलत है, ये चीज सही है, और उससे कुछ ना कुछ लोगों के अंदर जो है वो चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। अब आप खुद सोचिए कि कभी ना कभी जरूर ऐसा हुआ होगा कि आपने टीवी में कुछ ऐसा देख लिया होगा, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, कोई कहानी सुनी पढ़ी होगी, कहीं बुक में पढ़ी होगी, या कहीं ना कहीं जब आपने सोशल मीडिया पे किसी से सुना होगा कि उस कहानी से आप इतने प्रेरित हुए होंगे कि शायद आप एक गलती बार बार करते होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे होता ना कि जैसे सरकार को एक स्कीम चलानी पड़ी, स्वच्छ भारत स्कीम। अब आप खुद सोचो कि किसी को बताने की जरूरत होती है, जैसे आप सब लोग घर में रहते हो। क्लियर। तो आपको किसी ने मतलब कोई है आप में से जो घर को गंदा करके रख रहा है, कि जो घर में कूड़ा फैला फैलाया हुआ है? कोई नहीं करता है ऐसा, क्योंकि हम सब लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि अपने अपने घर की सफाई रखनी है। और प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की सफाई तो रख करते हैं, लेकिन हम अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे देश खराब हो गया है, देश गंदा हो गया, लेकिन हमारे घर साफ हो गए। वैसे तो ये होना चाहिए कि अगर घर साफ है तो देश भी साफ होना चाहिए, तो बेसिक वैल्यू सिस्टम है जो हमारे अंदर होना चाहिए था, लेकिन हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम सारे लोग अपने घर की सफाई के ऊपर ध्यान देते हैं, बाहरी सफाई यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसकी सफाई को छोड़ देते हैं। और हम भी लोग हैं जो प्लास्टिक की बोतलें पी पी के गाड़ियों से बाहर फेंका करते थे, प्लास्टिक के रैपर्स जो वो फेंका करते थे। लेकिन जब से सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन जो वो चलाया हुआ है, या हम लोग देखते हैं कि गंदगी मत फैलाओ, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो अब कॉन्शियसली जो है वो चीजों को इस तरह से या इस तरह से जो है वो हम लोगों को एक्शन करते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक सोशलाइजेशन, जहाँ पे बाहरी विजुअल मीडियम जो है या जो हम रेडियो के थ्रू सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे सोचने के तरीके, हमारी जो वैल्यूज, हमारी जो नॉर्म्स हैं, उनको इम्पैक्ट कर रहा है। और वो ये भी किसका हिस्सा है? ये भी सोशलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। समझ आ गई कहानी की? नहीं है? ठीक है। तो सोशलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो दो तरह के एजेंट आ गए आपका। तो सोशलाइजेशन में कोई भी एजेंट जो वो डोमिनेटिंग रोल प्ले कर सकता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल एक डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है, और उसका इंपैक्ट जो वो अल्टीमेटली दूसरे पे पड़ेगा, और ये पूरे के पूरे जो साइकिल है उस सोसाइटी या समाज के अंदर जो वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर? समझ आ गया होपफुली सारी की सारी स्टोरी कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। सोशलाइजेशन के बिना, एक चीज ध्यान रखना, सोशलाइजेशन के बिना कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
या बहुत लंबे टाइम तक ना समाज सर्वाइव कर पाएगा ना इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा पहला कंसेप्ट, दैट इज सोशलाइजेशन। डन। अब चलते हैं हमारा आज का दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट जो है वो हमारा है दैट इज योर लीडरशिप। तो लीडरशिप के बारे में तो बहुत ज्यादा होपफुली बेसिक आइडिया तो आप लोगों को होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल आइडिया जो यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, अब सोसाइटी जो है उसका कंसेप्ट क्या है? सोसाइटी का कंसेप्ट यही है कि जितने भी इंडिविजुअल्स इस एरिया के अंदर रह रहे हैं वो सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। कॉपरेट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सोसाइटी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है वो मिनिमम हो। लेकिन देखिए, जो समाज या सोसाइटी है वहां पे सारे लोग एक साथ मिलकर डिसीजन लेना, या सारे लोगों को एक साथ मिलकर डिसीजन लेना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं अपने देश की बात करूंगा तो यहाँ पे 130-40 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, तो सारे के सारे लोग मिलकर जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इवन मैं कहूं 100 लोग भी मिलकर जो वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी क्या होता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो किसी एक इंडिविजुअल को, दोनों चीजें हो जाती हैं कि सारे के सारे लोग किसी एक इंडिविजुअल को या कुछ इंडिविजुअल्स को पावर दे देते हैं कि जी हमारे लिए जो है वो आपने डिसीजन लेना है। या कभी कभी कोई इंडिविजुअल भीड़ में से उठ के उन लोगों को रेगुलेट या कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूंगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना की बात करूंगा, या चलिए रशिया की बात कर लेते हैं, व्लादिमीर पुतिन की। तो व्लादिमीर पुतिन जो है स्पेसिफिक टाइम पे वो भीड़ में से उठा और उसने पूरे रशिया जो है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, और इस टाइम पे जो है वो व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रशिया में कोई भी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? चाहे फिर इंडिविजुअल ने पावर ली, चाहे फिर वो अथॉरिटेरियन की तरह काम कर रहा है, चाहे वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन लीडर तो है। यानी कि एक पूरे एरिया के लिए, एक पूरे समाज के लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो एक ही इंसान, एक ही इंडिविजुअल के द्वारा ली जा रही है। या वो हमारे देश की तरह है कि हमने जो वो एक लीडर को प्रधानमंत्री बना दिया कि जी हमारे नाम पे डिसीजन ले लीजिए। तो बेसिकली समाज या सोसाइटी में सारे लोग मौजूद तो होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में सारे लोग जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो यही कारण है किसी भी एक सोसाइटी, किसी भी एक समाज के अंदर जो है वो हम लोगों को लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला तो पॉइंट ही आ गया जी, लीडर होना जरूरी है। लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है एक सोसाइटी के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने में सोसाइटी की मदद करना। क्योंकि सारे लोग मिलकर एक दूसरे के ऊपर नजर नहीं रख सकते, एक दूसरे की एनर्जीज को चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। वहां पे एक इंसान आएगा और वो सबके ऊपर जो वो नजर रखेगा। या जो गोल है, जो हम चाहते हैं, देश जो भी चाहता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है, या वो समाज जो भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है, वो जो लीडरशिप है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जो लीडरशिप अप्रोच है वो हर एक की अलग अलग डिफरेंट होती है। देखो, कुछ लोग जो है, कुछ लोग जो है वो उनकी अप्रोच इंस्ट्रूमेंटल होती है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या है? कि वो आए, उन्होंने देखा कि जी जैसे मान लो ये अकाउंटिंग मैनेजर है, अकाउंटिंग मैनेजर है, ये आया, इसने देखा जी मेरे अंदर जो है वो 50 अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक हर एक अकाउंटेंट जो वो 50-50 एंट्री करेगा। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अकाउंटेंट है उनमें से कोई बीमार है, किसी की स्पीड स्लो है, किसी की फास्ट है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, कोई बिल्कुल नया है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो टारगेट है वो ये है कि हर एक अकाउंटेंट जो वो शाम तक 50 एंट्रियां करेगा, मान लो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, ये आएगा इंस्ट्रक्शन देगा कि 50 चाहिए शाम को, दोपहर तक 25 होनी चाहिए, शाम को 50 चाहिए, और चला जाएगा। किसी के साथ कुछ ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर? ये है हमारी इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच, जहां पे लीडर का काम है, या लीडर जहां पे क्या करता है, सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव या गोल जो है उसको टारगेट करता है। इसके अलावा जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उसको बहुत ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता, उसको सिर्फ आउटकम से फर्क पड़ता है, उसको सिर्फ अल्टीमेट गोल से फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो एक्सप्रेसिव अप्रोच अख्तियार करते हैं। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या है? कि जहां पे वो हर एक इंडिविजुअल के साथ जो वो बात करेंगे, है ना, उनसे वन ऑन वन कनेक्शन रखेंगे। कोई आएगा, कोई बोलेगा जी मैं बीमार हूं, तो बोलेगा कि कोई बात नहीं, आप 25 कर दीजिए, आपको 50 करने की आवश्यकता नहीं है। या कभी कभी ऐसा होगा कि जहां पे कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो दिन में 50 एंट्रियां कर रहा है, और लीडर को टारगेट आ गया कि जी आज आपने 100 एंट्रियां करनी है, तो इंस्ट्रूमेंटल वाले के लिए करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। लोग बोलेंगे जी हम तो 50 ही करना है, जी हमें तो 50 का पैसा दिया जा रहा है। लेकिन जो एक्सप्रेसिव लीडर होगा वो क्या करेगा? वो जाएगा, वो उनसे बात करेगा, उनको मोटिवेट करेगा कि क्यों ये टारगेट अचीव करना जो हम सब लोगों के लिए जरूरी है, और उसके साथ साथ देखेगा कि अगर सबने टारगेट अचीव कर लिया,
क्लियर, तो उनको जो है वो कुछ इंसेंटिव्स वगैरह भी देगा या उनको एटलीस्ट अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि ध्यान रखिए ह्यूमन जो है वो पैसों का भुक्का में नहीं है। ह्यूमन जो है वो इकोनॉमिक एनिमल नहीं है, वो सोशल एनिमल ही है। क्लियर, उसको पैसा भी दे दोगे ना, लेकिन जब तक कोई उसको ये नहीं करेगा कि वाह यार तूने कितना पैसा कमाया, तू कितना अमीर हो गया, तब तक उसको उस पैसे का मजा नहीं आएगा। क्लियर, तो ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल ही है, उसको सोशल रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। तभी तो हम लोग शादियों ब्याहों पूरी दुनिया में जो है वो ढंडोरा पीटते रहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा नहीं जाएंगे शादी में तो क्या सोचेंगे लोग कि नहीं आए, तो लोगों के सोचने से क्या फर्क पड़ता है। क्लियर, तो हम लोग हमेशा चाहे एक दिन मेरे को दुकान बंद करनी पड़े लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। तो कहानी क्या है कि हम लोगों को पैसा चाहिए, नो डाउट सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, लेकिन एक टाइम जब आ जाता है, एक टाइम जब आ जाता है, क्लियर, तो एक मास्लो हायरार्की ऑफ नीड है, जिसमें होता है कि पहले तो पैसे, घर, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बाद हम लोगों को फिर बाकी चीजें चाहिए, हमें सोशल नीड भी चाहिए, हमें अप्रिसिएशन भी चाहिए, हम लोगों को जो है वो फिर एंड में जब सब कुछ मिल जाता है तो फिर हम लोग जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्धा वगैरह ने किया। तो हर एक इंसान जो वो हमेशा चीजें जो उसकी इवॉल्व होती रहती है, आज वो एक चीज को अचीव करता है, कल को वो दूसरे को टारगेट करता है, परसों तीसरे को टारगेट करता है। क्लियर, तो आसान भाषा में जो अप्रोच है लीडरशिप की वो इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है, जहां पे टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच है, वो एक्सप्रेसिव भी हो सकती है, जो थोड़ी इमोशनल जो एंगल है उससे ओरिएंटेड अप्रोच है। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो देश है, जैसे अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं, तो शायद आपको पता होगा कि वहां पे जब इनका जो लीडर था, ये जो अभी डिक्टेटर है, इसका जो बाप था, जब उसकी मृत्यु हुई तो बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपनी जान दे दी। वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पे जो है वो उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ उनका जो लीडर था, क्योंकि उसके साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। ऐसा कभी कभी हम लोग हमारे देश के अंदर भी कुछ राज्यों के अंदर जो चीफ मिनिस्टर्स उनकी मृत्यु हुई, तब हम ऐसे एक्शन जो है वो लोगों के द्वारा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लीडरशिप थी, उसकी जो अप्रोच थी वो इमोशनल थी, वो एक्सप्रेसिव थी, जो लोगों के दिल के साथ जो है वो कनेक्शन स्टेब्लिश करता था। तो लीडरशिप की मर्जी है या लीडरशिप की टाइप है, लीडरशिप का नेचर है कि वो किस तरीके से जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा। क्लियर, तो ये तो अप्रोच आ गई दो तरह की। अब अगर हम लोग जो है वो लीडरशिप की टाइप्स में कैटेगराइजेशन करें, तो अलग अलग तरीके से हम लोग 5 तरह की जो लीडरशिप है, क्लियर, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पहली रहती है आपकी ट्रांजैक्शनल लीडर्स। ट्रांजैक्शनल लीडर्स वो होते हैं जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, जिनका काम सिर्फ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है उसको वो जो है वो फॉलो करते हैं। दे आर द ट्रांजैक्शनल लीडर, जिनका काम है सिर्फ काम को कंप्लीट करना। दूसरी तरह के लीडर होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स जो है वो ह्यूमन कंसीडर करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन जो स्टेब्लिश करते हैं, और फिर अपने गोल को जो वो अचीव करते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं वो इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव दोनों की तरह की अप्रोच जो है उसको फॉलो करते हैं। तीसरे रहते हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स। देखिए, ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन में डिसीजन मेकिंग लीडर की है, यहां पे भी इसकी है, लेकिन ये सिर्फ गोल को फोकस कर रहा है, लोगों को नहीं। यहाँ पे भी इसी की है, ये गोल को फोकस कर रहा है और उसके साथ साथ जो लोग हैं उनको भी फोकस कर रहा है, लेकिन डिसीजन खुद ले रहा है। क्लियर, डिसीजन खुद ले रहा है, उसको फॉलो खुद करवा रहा है। तीसरा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडर क्या होंगे? जिन लीडर के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहा होगा। क्लियर, तो डेमोक्रेटिक लीडर सबसे पूछेगा ठीक है जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब तक सारे लोग नहीं मानेंगे, डेमोक्रेटिक लीडर जो वो डिसीजन नहीं लेगा। इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि सारे लोगों को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो शायद जो बहुत क्रिएटिव काम है, कम जहां पे लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, वहां तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप अच्छा काम कर सकती है। लेकिन जहां पे जो है वो बहुत ज्यादा लोग हैं, जैसे मान लो फैक्ट्री है, वहां पे 1000 वर्कर काम कर रहा है, तो दोनों तुम वर्करों से पूछते रहोगे कि जी बताइए जरा ये इंस्ट्रूमेंट लें ना लें, ये काम करें ना करें, तो वहां पे जो वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप काम की नहीं रहती है। लेकिन हाँ, डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो टॉप लेवल के डिसीजन लेने होते हैं, जहां पे ज्यादा क्रिएटिव डिसीजन की जरूरत है, वहां पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो वो स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकती है। इसके बाद आता है आपका लेजर फेयर लीडर। लेजर फेयर का मतलब है फ्री, कि जहां पे लीडर सबको छोड़ देता है कि ठीक है जो तुमने करना है करते रहो। क्लियर, जो तुमने करना है तुम करते रहो। तो इस तरह का जो लीडरशिप है वो वहां पे ज्यादा काम आता है, जहां पे जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन्होंने बहुत लार्ज स्केल के ऊपर एक्सपेंशन करनी है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उनको डिसीजन मेकिंग फ्री कर देते हैं कि जो आपने करना है वो करते रहो। क्लियर, लेकिन अगेन लेजर्स फ्री जो है वो लीडरशिप हर जगह सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि अगर आप किसी को एब्सोल्यूट पावर दे दोगे तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। लास्ट आता है दैट इज योर अथॉरिटेरियन लीडर्स, जो हम लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। जैसे जब मैं हिटलर की बात करूंगा, मुसोलिनी की बात करूंगा, या इवन कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन की भी बात करूँ, एड्रोगन की बात करूँ, ये सारे के सारे जो है वो आपके अथॉरिटेरियन लीडर्स की कैटेगरी में आएंगे। अथॉरिटेरियन लीडर्स के अकॉर्डिंगली वो सही है, जो वो कर रहा है वही लोगों के लिए बेस्ट है।
ना उसका कोई इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है, ना कोई उसकी एक्सप्रेसिव अप्रोच है, उसकी सिर्फ एक ही अप्रोच है कि जो उसको लगता है वही बेस्ट है, वही फाइनल है, और उसमें कभी भी चेंजेस हो सकते हैं, कभी भी उसमें फ्लक्चुएशन जो हम लोगों को देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो जब हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं तो इस तरह की कैटेगराइजेशन है और ऐसे अप्रोच जो हम लोग अख्तियार करते हैं। क्लियर? तो होपफुली आप लोगों को जो वो ये दोनों जो हमारा छोटे छोटे से कंसेप्ट थे आज के दो, दैट इज सोशलाइजेशन एंड जो लीडरशिप है, इसके बारे में जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ तो अभी देखिए एक दो कंसेप्ट जो और चलेंगे, उसके बाद फिर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके ऊपर जो वो मूव कर जाएंगे, और फिर पेपर 2 आई थिंक जल्दी ही हम लोग पेपर 2 की तरफ भी मूव करेंगे। अभी 3-4 चैप्टर जो है हमारे पेपर 1 के बचे हुए हैं। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए।